आज की आपकी जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है कुष्ठ रोग। अब कुष्ठ के बारे में पहले आप 2-3 बातें सुन लीजिए कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। आपके इस चैप्टर से ध्यान से सुनिएगा, ज़रूर क्वेश्चन आता है। आप कितने भी ईयर्स के लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देख लीजिएगा, या तो 5 या 10, मेनली जो क्वेश्चन आता है इसका 10 नंबर का आता है। आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, एक भी पेपर बाकी नहीं होगा जिसके अंदर कुष्ठ रोग नहीं आया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपके निदान में भी आएगा, चरक निदान का भी आपका एक चैप्टर आज क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग से जनरली सभी लोग समझते हैं कि कुष्ठ क्या है, स्किन डिसऑर्डर है। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर? कई आचार्य जो हैं वो सभी प्रकार के जितने भी स्किन डिसऑर्डर, जैसे अभी हम पढ़ के आए हैं, शीत पित्त है, उदर्द है, कोट है, या आगे पढ़ने वाले हैं विषर्प पढ़ेंगे, श्वित्र पढ़ेंगे, जितने भी स्किन डिसऑर्डर हैं उनको कंप्लीटली एक में समराइज कर दिया और उनको बोल दिया कुष्ठ। कई आचार्य, लेकिन कई आचार्य केवल एक ही प्रकार का स्किन डिसऑर्डर मानते हैं, कुष्ठ। अब क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं, उसका अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो शरीर की त्वचा को विकृत करे, स्किन डिसऑर्डर है, त्वचा का इन्वॉल्वमेंट होगा। जो शरीर की त्वचा को विकृत करे वो क्या है, कुष्ठ है। इन शॉर्ट किसी को आपको समझाना है, कोई आपसे पूछ ले तो आप कुष्ठ के बारे में इतना सा बता सकते हो कि जिसमें अपनी स्किन की विकृति देखने को मिले उसे हम कुष्ठ रोग कहेंगे। कि जो शरीर की त्वचा को विकृत कर रहा है वो क्या है, कुष्ठ रोग है। अर्थात देह को कुत्सित करने वाले यानी कि विकृत करने वाली व्याधि को ही क्या बोला गया है, कुष्ठ बोला गया है। जिसमें देह की विकृति हो रही है, देह से मतलब भी अपन को स्किन ही समझना है, या देह से मतलब हम कंप्लीट बॉडी भी समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे इस डिजीज को पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर कितने भयंकर सिम्टम उत्पन्न होते हैं। तो केवल स्किन ही नहीं, पूरी बॉडी ही, सभी प्रकार की धातुएं इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद जो शरीर के अंग प्रत्यंग, जितने भी ऑर्गन हैं, धातु उपधातु को गलाकर शरीर को विकृत कर दे उसे कुष्ठ कहते हैं। यानी कि अगर कुष्ठ एकदम एक्यूट है तो इतने हाई सिम्टम देखने को नहीं मिलते, लेकिन कुष्ठ जो है क्रोनिक, मेनली ये डिजीज क्रोनिक ही होती है। अगर ये क्रोनिक हो चुका है तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि स्किन गलने लगती है, स्किन गलकर कटकर गिरने लगती है, ये इसका मेन सिम्टम होता है। संस्कृत में इसके लिए एक लाइन आती है, अंग प्रत्यंग प्रस्रवणम। अंग प्रत्यंग अपने स्थान को छोड़कर के टूट करके गिरने लगते हैं। आप अज्यूम कीजिए कि स्किन का कोई भी पार्ट, स्किन का कोई भी हिस्सा वहां से हट के गल करके कट करके बाहर गिर जाए, निकल जाए। जैसे फिंगर है, फिंगर टूट के गल के बाहर गिर जाए, तो ऐसा सा चिरकाली कुष्ठ के अंदर देखने को मिलता है। तो उन व्याधि को क्या बोला है, कुष्ठ बोला है, जिसके अंदर धातु उपधातु का इन्वॉल्वमेंट हो। अभी संप्राप्ति देखेंगे, समझ में आएगा आपको। और अंग प्रत्यंग टूट करके या गल करके गिरने लग जाए, शरीर से अलग होने लग जाए, उस रोग को क्या बोला है, कुष्ठ बोला है। परिभाषा क्या है इसकी, मानव शरीर की त्वचा आदि धातुओं का नाश करने के कारण इसको कुष्ठ बोला गया है। कुष्ठ कहने का मतलब क्या था इनका, कि स्किन, स्किन तो इन्वॉल्व है ही, साथ में सभी प्रकार की धातु भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। आभ्यंतर धातुओं तक अगर कुष्ठ गमन कर जाता है तो क्या होता है, जैसे अगर मांस तक या मेद तक गमन कर गया, तभी तो मसल्स हैं वो इसमें कट करके अलग गिरने लग जाएंगी। अपनी बोन्स तक पहुंच गया तो कोई भी, जैसे फिंगर कट के अलग हो गई, तो वो सारी धातुएं की वजह से जो ऑर्गन है, जो अंग प्रत्यंग है, वो अलग होने लग जाते हैं। तो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है, धातुओं का हो रहा है। धातुओं का नाश करने के कारण इसको क्या बोला गया है, कुष्ठ बोला गया है। तो अभी आपको इन शॉर्ट इतना से याद रखना है कि स्किन डिसऑर्डर है जिसमें देह कुत्सित हो या त्वचा विकृत हो, उसको क्या बोला गया है, कुष्ठ बोला गया है, और इसमें धातुओं का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब हम बात करते हैं इसके निदान की। निदान क्या क्या बताए हैं आचार्यों ने इसके, तो जो शीत पित्त के अंदर पड़े वो निदान भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो निदान को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, आहारज, विहारज और अन्य निदान। आहारज निदान में
विरुद्धाहार सेवन तो फेमस हो चुका है, ये आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। जितनी भी डिजीज पढ़ोगे, चाहे वो आप प्राणव्यय की पढ़ो, उदकव्यय की पढ़ो, अन्नव्यय स्रोतस की पढ़ो या रक्तव्यय, रसव्यय, किसी की भी, आपको ये निदान हर जगह देखने को मिलेगा। क्योंकि ये क्या होता है, त्रिदोष प्रकोपक होता है और ये क्या है, दोषों को दूषित करता है। इस निदान की वजह से दोष दूषित होंगे तो आगे, अगर एक बार दोष दूषित हो चुके हैं तो व्याधि का होना तो उनके दोष दूषित समूर्छना पर डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी डिजीज हो रही है, उसके लिए दोष का दूषित होना जरूरी है और वो विरुद्धाहार ये काम इजीली से कर सकता है। फिर उसके बाद है द्रव स्निग्ध तथा गुरु आहार द्रव्यों का सेवन। आपको एक चीज भी याद रखनी है कि ये व्याधि कैसी है, त्रिदोषज है, तो तीनों दोषों के निदान आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो द्रव स्निग्ध गुरु आहार द्रव्यों के सेवन से ये रोग होगा। नवीन अन्न, दही, मछली, नमक व अम्ल द्रव्यों का अति सेवन। ये कैसे होंगे, वीर्य में विकृति होती है। नवीन अन्न कैसा होता है, अविष्यंदी होता है, क्लेद उत्पन्न करने वाला होता है। दही भी कैसा होता है, अविष्यंदी होता है। मछली जो है वो अपने उष्ण वीर्य के कारण क्या करती है, पित्त को विकृत करेगी। नमक का मैंने कल भी आपको बताया था शायद कि लवण रस जो होता है वो क्या करता है, गलाने का काम करता है। अगर आप चरक सूत्र 26 पढ़ोगे, वहां लवण रस का कार्य देखोगे, लवण रस के प्राकृत कर्म वहां देखोगे, तो इसका काम क्या होता है, गलाने का होता है। ये धातुओं को गलाता है। तो नमक का अति सेवन कर रहे हो और अम्ल द्रव्यों के अति सेवन से क्या है, जो भी धातु है या मांस मेद है, ये गलना शुरू हो जाते हैं या शरीर के अंदर क्लेद बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर आते हैं उड़द है, मूली, पिस्तान, गुड़ गुड़, दूध और तिल का अति सेवन। ये सारे क्या होंगे, क्लेद को उत्पन्न करेंगे और क्लेद उत्पन्न होगा तो स्किन विकृत होगी। तो ये सारे निदान कुछ उष्ण वीर्य के कारण, जैसे उड़द है, मांस का वीर्य कैसा होता है, उष्ण होता है। मूली है, ये सारे विरुद्ध आहार के अंदर ही आ जाते हैं। जनरली तो ये सारे निदान है विरुद्ध आहार के अंदर ही आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करेंगे, क्लेद को विकृत करते हैं, शरीर में क्लेद की वृद्धि करते हैं। तो ये तो निदान रहे आहारज। फिर आते हैं विहारज निदान। विहारज निदान में देवास्वप्न से कफ और पित्त विकृत, वेग संधारण से वायु दोष प्रकुपित, भोजन का पाक न होने पर भी मैथुन करना। इसकी वजह से क्या होगा, वात और कफ दोनों की विकृति देखने को मिलेगी। तो ये हमको अल्टीमेटली करना क्या है, हमें त्रिदोष प्रकोप कराना है, चाहे हम किसी प्रकार के निदान सेवन से करवा रहे हो। फिर है धूप परिश्रम और भय के बाद शीतल जल का सेवन या स्नान कर्म करना। धूप देखो, धूप करने से धूप का सेवन करने के बाद अगर वो शीतल जल से स्नान कर लेता है, बाद पहले गर्म के कांटेक्ट में आया, फिर ठंडे के कांटेक्ट में आया। परिश्रम, परिश्रम करेगा तो पसीना ज्यादा निकलेगा, स्वेटिंग उसके ज्यादा होगी और जैसे ही वो नहा लेगा तो स्वेद निकलना बंद हो जाएगा। यानी कि अगर तुरंत ही अगर हम स्वेद व स्रोतस का अवरोध कर देते हैं तो भी क्या है, स्किन डिसऑर्डर होंगे। परिश्रम करने से पहले स्वेद व स्रोतस ज्यादा काम कर रहा था, फिर आपने स्नान कर्म कर लिया, स्नान कर्म करने से क्या है, स्वेद व स्रोतस अवरोध हो जाएगा। अवरोध होने से ये चीज हो सकती है। इसीलिए तो बोला जाता है कि अगर आपको पसीना आ रहा है तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना है तुरंत ही, और या फिर नहाने का भी मना किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि ये चीजें पहले से चली आ रही हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट स्किन को अफेक्ट करते हैं। तो ये काम करने से क्या होगा, कुष्ठ रोग हो सकता है। फिर है अन्य निदान। अन्य निदान में ये इसका फेमस निदान है जो कि आपको याद रखना ही है, पाप आचरण। पाप आचरण में जैसे कि कोई ऋषि मुनि है, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या को जाके भंग कर दिया, भंग करने से वो क्या करेंगे, श्राप देंगे। श्राप देने की वजह से, जैसे पहले ये चीजें बहुत होती थी कि कोई भी ऋषि मुनि है उनको जाके छेड़छाड़ कर दिया, उनकी तपस्या में आपने भंग कर दिया, तो क्या है, वो श्राप देते थे। तो ये पाप आचरण किया, पाप आचरण किए यानी कि किसी का अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, तो उसके बदले में अगर कोई व्यक्ति श्राप दे देता है तो क्या है, कुष्ठ रोग होता है। ये पहले हुआ करती थी ये चीजें। तो ये तो संहिताओं में आजकल की लिखी हुई नहीं है, कुष्ठ रोग बहुत पहले लिख दिया है आचार्यों ने। तो उसी समय से ये बातें चली आ रही हैं। या फिर पूर्व जन्म के पाप कर्म, ये याद रखना है आपको। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये निदान 2-3 डिजीज के अंदर आएगा। राजक्षमा में भी ये आता है, पूर्व जन्म के पाप कर्म, और कुष्ठ रोग में भी आता है, और उन्माद और अपस्मार में भी आता है।
तो ये 3-4 डिजीज़ के अंदर आता है और कई आचार्य ज्वर के अंदर भी बताते हैं कि पूर्व जन्म के पाप कर्म की वजह से ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो आपको याद रखना है ये वाला कुष्ठ का स्पेसिफिक निदान होता है। वंशानुगत फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी कुष्ठ रोग हो सकता है, क्योंकि है तो क्या कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से दूसरे में फैलेगी, तो वंशानुगत भी होगा। और सर्दी, वेग धारण ये तो फेमस है ही, इसकी वजह से क्या होगा स्किन डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको याद रखने हैं तीनों निदान, आहारज, विहारज और अन्य। मेन आप सारे लिख दोगे, सारे लिख दोगे, सभी याद रह जाएँगे। आपको ये 2-3 याद रखने हैं, पूर्व जन्म के पाप कर्म और पाप आचरण। क्योंकि ये आपको लिख के अगर कुष्ठ पूछा गया है तो आपको ये लिख के आओगे, तभी एग्ज़ामिनर को ये लगेगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने कुष्ठ रोग पढ़ा है। क्योंकि ये जो पूर्व जन्म वाला है ये हर किसी डिजीज़ में नहीं आता। अभी हम इतनी डिजीज़ पढ़ के आ चुके हैं, आया है कहीं-कहीं? कुष्ठ नहीं आया अभी तक। तो ये आपको स्पेसिफिक एग्ज़ाम में शो करके आना पड़ेगा। बाकी आप लिख सकते हो, आपको कुछ नहीं भी आएगा, आप इधर-उधर कर सकते हो, लेकिन ये आपको लिख के आना है। फिर हम बात करते हैं इसके भेद की। आचार्यों ने कुष्ठ को 2 पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1 महाकुष्ठ, नंबर 2 क्षुद्र कुष्ठ, ठीक है? महाकुष्ठ टोटल अगर आपसे पूछा जाए कुष्ठ कितने प्रकार का, तो कुष्ठ होता है 18 प्रकार का, जिसके अंदर महाकुष्ठ आ जाता है और क्षुद्र कुष्ठ आ जाता है। महाकुष्ठ कितने होते हैं? 7 होते हैं। आपको भेद पता होने चाहिए। अगर कुष्ठ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो 2 नंबर के अंदर वो केवल भेद भी पूछ सकते हैं आपसे। तो महाकुष्ठ जो होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है? और क्षुद्र कुष्ठ कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो इनके नाम तो आपको याद करने ही हैं। इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि 5 नंबर या 10 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आता है, तो वहाँ आपको इनकी डिटेल नहीं लिख के आनी है। अगर आपको नाम याद है तो आप लिख सकते हो, लेकिन इनको छोड़ नहीं सकते। ये तो आपको बता के आने ही पड़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन महाकुष्ठ का ही पूछा जाता है कि महाकुष्ठ का वर्णन कीजिए। तो फिर आपको सातों जो कुष्ठ हैं, इनके बारे में कुछ जो भी संहिताओं में बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं महाकुष्ठ कौन-कौन से होते हैं? कपाल, औदुंबर, मंडल, ऋष्यजिव्य, सिद्म, काकड़क और पुंडरिक। ये नाम याद करने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आपको याद करने हैं। बिना नाम याद किए आप बड़ा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यहाँ तक तो आप लिख दोगे, निदान लिख दोगे, सब लिख दोगे, लेकिन डिटेल तो आपको इन्हीं की लिखनी है, तो आपको भेद का नाम पता होना चाहिए। डिटेल केवल हम महाकुष्ठ की पढ़ेंगे। क्षुद्र कुष्ठ के बारे में सेकंड ईयर के अंदर कुछ नहीं पूछा जाता है, केवल आपको नाम पता होना चाहिए। इसकी डिटेल जो है वो थर्ड ईयर के अंदर आती है। तो देखते हैं एक कुष्ठ, इनके नाम ही याद कर लीजिएगा केवल। एक कुष्ठ, और नहीं भी किसी को याद होते हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ये याद करने हैं। एक कुष्ठ, चर्माख्य, विपादिका। विपादिका किसको बोला जाता है? जो आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों की जो एड़ियाँ फट जाती हैं, हाथ फट जाते हैं, उसको विपादिका बोला जाता है। हाथ पैरों के तलवों का फटना विपादिका है। अल्सक, अल्सक के बाद है किटिब, दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, शतारू और विचर्चिका। ये आपको बस ऐसे ही नाम एक बार रीड कर लीजिएगा। अभी केवल आपको इतना याद रखना है कि क्षुद्र कुष्ठ कितने बताए हैं? 11। उसके अलावा आपको इसके अंदर तो कुछ याद नहीं रखना, आपको याद रखना है ये, ठीक है? हम इसी की डिटेल में बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं भेद के बारे में। चलो इसके पूर्ण रूप देखते हैं पहले। पूर्ण रूप में क्या है? स्पर्श ज्ञान का अभाव। अगर मान लो जो कुष्ठ रोग है वो आभ्यंतर धातुओं तक पहुंच चुका है, यानी कि मांस धातु तक भी पहुंच चुका है, तो ये क्या करेगा? अब भी हमको जो सेंसेशन है, टच सेंसेशन किस वजह से फील होते हैं? अपने न्यूरॉन्स की वजह से, ठीक है? न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज देते हैं सीएनएस को, वहां से वापस सिग्नल आता है और हमें फील होता है कोई भी टच सेंसेशन। अगर इसके अंदर आप न्यूरॉन्स हैं, उनकी नर्व एंडिंग डिस्ट्रॉय हो गई, कुष्ठ अगर आभ्यंतर धातु तक पहुंच चुका, मान लो मांस तक, मेद तक, अस्थि तक पहुंच चुका, तो वहां की जो तीनों चीजें हैं अगर ये वहां से कट करके अलग हो गई, तो अगर आप उस पार्ट को टच करते हो तो वहां पर आपको स्पर्श ज्ञान का अभाव होगा, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स हैं, उनकी एंडिंग डैमेज हो चुकी हैं। किस वजह से? कि कुष्ठ आभ्यंतर धातु तक पहुंच चुका है, इस वजह से स्पर्श ज्ञान का अभाव हो सकता है। अति स्वेद, इसके अंदर अति स्वेद और अस्वेद भी आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ नहीं है,
अति स्वेद और अस्वेद दोनों चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। ये आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा कि दोनों एक साथ कैसे होंगे। अगर स्वेद व स्रोतस की विकृति अति प्रवृत्ति प्रकार की है तो अति स्वेद होगा, और स्वेद व स्रोतस की विकृति संघ प्रकार की हुई है स्रोतोदुष्टि तो अस्वेद वाली, यानी कि पसीना बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा, त्वचा में अब स्किन डिसऑर्डर है तो डिस्कलरेशन तो नॉर्मल सी बात है, तो त्वक वैवर्ण्य होगा। त्वचा कैसी हो जाएगी? परुष, कठोर हो जाएगी, स्किन बहुत ज्यादा रफ हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। शुप्तता, शुप्तता को आप यहाँ से समझ सकते हो, स्पर्श ज्ञान का भाव। नंबनेस फील होगी, कोई भी सेंसेशन फील नहीं होंगे। किस वजह से नहीं होंगे वो आपको अब तक समझ आ चुका होगा। फिर उसके बाद है कोट होगा, स्किन डिसऑर्डर है, रैशेस भी होंगे स्टार्टिंग वाली इनिशियल फेज में, वहां पर ईचिंग होगी, और क्या होगा? क्लम और श्रम। ये क्यों होगा? क्योंकि धातुओं का इन्वॉल्वमेंट है, धातुएं प्रॉपर आगे नहीं बनेंगी, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को थकावट महसूस होगी। बार बार विसर्प रोग भी इसके अंदर होगा। जब विसर्प देखेंगे उसके अंदर देखेंगे, वो भी क्या है? एक तरह का स्किन डिसऑर्डर ही है। तो जिस व्यक्ति को कुष्ठ होता है उसको बार बार कुष्ठ होने वाला होता है, उससे पहले उस व्यक्ति को विसर्प होता है। फिर उसके बाद है शूल युक्त व्रण उत्पत्ति। जो वुंड बनेंगे, जो रैशेस बन रहे हैं जगह जगह स्किन पर, उनके अंदर पेन बहुत ज्यादा होगा। और एक बार रैशेस हो गए, वुंड बन गया स्किन पर, तो वो जल्दी ठीक भी नहीं होगा। किस वजह से ठीक नहीं होगा? क्योंकि मांस धातु भी इन्वॉल्व है और मेद धातु भी इन्वॉल्व है। इस वजह से वुंड जो है वो जल्दी हील भी नहीं होगा और उसके अंदर पेन भी होगा। अब कुष्ठ को तो आपको ऐसे समझ लेना है कि कुष्ठ की जो कुष्ठ है उसमें तीनों तो दोष, सातों अपनी धातुएं। यानी कि अपन आयुर्वेद जैसे जो भी कहता है शरीर के बारे में कि धातुएं अपने शरीर को धारण करती हैं, या अब दोष ही अपने शरीर को आगे चला रहे हैं, या दोष की वजह से ही हमारा शरीर चल रहा है, तो इसके अंदर अपनी शरीर की जो भी चीजें हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जिसकी वजह से शरीर है, चाहे वो त्रिदोष हो, चाहे वो धातु हो, ये सभी चीजें इन्वॉल्व है। इसके इस वजह से ये डिजीज बहुत ज्यादा पेनफुल है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं बचेगा। एक ये डिजीज और एक राजक्षमा और प्रमेय, तीन मेन ऐसी डिजीज हैं, अगर ये किसी को हो जाए तो वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। तो शूल युक्त व्रण हो गया, शूल युक्त होगा, पेन बहुत ज्यादा होगा, वो शीघ्र भरेगा भी नहीं। तो ये इसके पूर्व रूप हैं, आप लिख सकते हो। त्वचा वैवर्ण्य होगी, पारुष्य होगी, स्पर्श का ज्ञान अभाव होगा, अतिस्वेद होगा, लिख दोगे। इन बार बार बोल रही हूँ, डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फिर उसके बाद है इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति में क्या होगा? निदान का अति सेवन किया। निदान सेवन से क्या होगा? त्रिदोष का प्रकोप। देख चुके, स्किन डिसऑर्डर है, तीनों दोषों का प्रकोप होगा। अब क्या होगा? जो दोष की गति होगी, दोष की गति कैसे होगी? दोष की गति हमने पढ़ी थी, ऊर्ध्व होती है, अधः होती है और तिर्यक होती है। तीन प्रकार की दोषों की गति होती है। तो इसमें जो दोष की गति होगी वो होगी तिर्यक, यानी कि सभी प्रकार के मार्गों में। तिर्यकगत शिराओं में प्रकोपित दोष की गति होगी। तिर्यकगत होगी यानी कि सभी जगह दोष जो है वो फैल जाएंगे, पूरी बॉडी में। हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर इसी जगह होंगे, कंप्लीट पूरी बॉडी में ये दोष फैलेंगे। फिर देखते हैं जो त्रिदोष हैं वो क्या करेंगे? त्वचा। अब आप खुद ही सोचिए, तिर्यकगत शिराओं में इसकी गति हो रही है, तो यहाँ पर हम जो चार चीज मेनली देखने वाले हैं, ये चार क्या हैं? इसके दूष्य हैं। ठीक है, आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कुष्ठ के दूष्य बताइए। तो कुष्ठ के 4 दूष्य होते हैं, कौन कौन से? त्वचा, रक्त, लसिका और मांस। ये 4 दूष्य इसके अंदर होते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कुष्ठ के दूष्य 4 होते हैं, प्रमेय के दूष्य 10 होते हैं। जब प्रमेय पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब आप खुद देखिए, मैं खुद बोल रही हूँ कि ये कंप्लीट बॉडी में फैलता है। तो आप बॉडी का कोई भी एक पार्ट देख लीजिए जहाँ ये चारों चीजें नहीं होती हो। त्वचा हर जगह होगी, रक्त हर जगह होगा, लसिका हर जगह होगा, मांस हर जगह होगा। तो इसीलिए ये जो 4 दूषित हैं ये कंप्लीट बॉडी में सभी जगह फैले हुए होते हैं, इसीलिए ये दोष जाके इनको दूषित करते हैं। और इनके दूषित होने की वजह से ही क्या है? कुष्ठ रोग हमने बोला है, क्योंकि कुष्ठ में क्या बोल रहे हैं हम? देह कुत्सित हो रही है, पूरी देह विकृत हो रही है। और देह विकृत कब होगी? जब ये चारों इन्वॉल्व होंगे।
तो वो जो दोष हैं, जो तिर्यक शिराओं में गए हुए हैं, उनके द्वारा त्वक, रक्त, लसिका और मांस दूषित होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, दोष व दूषित का त्वचा में स्थान संचय, यानी कि अब देखो स्किन है तो स्किन के नीचे मांस भी है, वहां पर रक्त भी है और लसिका भी है, चारों चीज हैं। तो ये तीनों दोष और चारों दूष्य मिलके क्या करेंगे, त्वचा को विकृत करते हैं, क्योंकि इफेक्ट जो इम्पैक्ट दिखाई देगा हमें, चाहे वो रक्त की दृष्टि की वजह से हो, लसिका की दृष्टि की वजह से हो, मांस की दृष्टि की वजह से, हमें जो इम्पैक्ट दिखेगा वो किस पे दिखेगा, स्किन पर। हमें सिम्टम दिखाई देंगे स्किन पर, उसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये डिजीज कुष्ठ है। लेकिन उसमें अकेली स्किन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें इन्वॉल्वमेंट तो सबका है, रोल प्ले तो सभी कर रहे हैं, तब जाके एक डिजीज हो पा रही है, वो है कुष्ठ। तो क्या हो रहा है, दोष व दूषित की समूर्छना कहाँ हो रही है, त्वचा में हो रही है। दोषों के संचारित होने पर उस स्थान पर मंडल उत्पत्ति। अब ये जो दोष हैं, वात पित्त कफ, अब ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कि केवल हाथ में हो गया या केवल पैर में हो गया या ट्रंक रीजन पे हो गया। अब ये तो प्रसारित अवस्था में होते हैं, हमने देख ही लिया कि ये तिर्यक सिराओं में प्रसारित कर रहे हैं। इसीलिए धीरे धीरे ये किसी पर्टिकुलर एक रीजन से स्टार्ट हो करके, अगर ये इसको स्टार्टिंग में ही ट्रीट नहीं किया गया, दोष दूष्य को स्टार्टिंग में ट्रीट नहीं किया गया, तो एक टाइम बाद ये कंप्लीट बॉडी में फैल जाते हैं। तो दोषों के संचारित होने पर उस स्थान पर क्या होगा, मंडल की उत्पत्ति बनेगी, मंडल उत्पन्न हो जाएंगे और शरीर के प्राकृत वर्ण में विवर्णता। अब दोष आ गए, वात भी आ गई स्किन के पास, पित्त भी है और कफ भी है और साथ साथ रक्त भी है। तो जो स्किन का नेचुरल कलर है, आप खुद सोचिए, वो रह सकता है क्या, नहीं रहेगा। दोष दूषित अवस्था में वो दूषियों को भी दूषित कर रहे हैं, तो डिस्कलरेशन तो सबसे पहला सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। तो त्वचा के प्राकृत वर्ण में क्या होगी, विवर्णता आएगी, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कुष्ठ रोग। अब संप्राप्ति में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है त्रिदोष और चार दूष्य, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको चार दूष्य याद रह जाते हैं, त्वचा है, रक्त है, लसिका है, मांस है, अगर ये याद रह जाते हैं, आप पूरी संप्राप्ति लिख दोगे, क्योंकि ये तो आपको अब हाईलाइट पॉइंट हो ही चुका है कि स्किन डिसऑर्डर है तो त्रिदोष इन्वॉल्वमेंट होगा। तो आपको स्टार्टिंग तो इजीली आप कर सकते हो कि निदान सेवन हुआ, त्रिदोष प्रकोप होगा। त्रिदोष प्रकोप होगा तो आपको ये भी पता है कि दोष अपने स्थान पर तो रहेंगे नहीं, दूसरी जगह गमन करेंगे, तो ये पॉइंट, ये लाइन भी आप लिख दोगे। उसके बाद आपको याद रखना है दूष्य वाली लाइन। अगर दूष्य वाली लाइन आपको याद है, तभी आप आके कुष्ठ रोग की संप्राप्ति कंप्लीटली लिख सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट संप्राप्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। हम पूरा चैप्टर एक साथ ही खत्म नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए दो पार्ट में करेंगे इसको। बाकी का